अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। कोई भी बड़ा संगठन होता है तो उसमें बीच बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं और उसके आधार पर उसमें कुछ अंदरूनी कलह भी पैदा होते हैं। कांग्रेस का इतिहास भी इससे परे नहीं है। जैसे हमने पहले ही बताया कि 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पैदा हुई। इसी तरह से 1928 में भी जब मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो पूर्ण स्वराज्य और अधिराज्य के मुद्दे पर कांग्रेस के बीच में मतभेद की स्थिति थी, लेकिन किसी तरह से महात्मा गांधी के बीच बचाव से उस समय कांग्रेस का में कोई फूट पैदा नहीं हुई। आगे चल करके 1934 में कांग्रेस में जो लोग समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग थे, उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। याद रखना है, कांग्रेस के भीतर ही, जिसमें कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी और मीनू मसानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि इसके थोड़ा और पहले आते हैं तो 1922-23 में भी कांग्रेस स्वराज दल की भी स्थापना की गई थी, क्योंकि जब चुनाव होने वाले थे और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस समय कांग्रेस अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग की नीति को अपना रही थी, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य उनके सहयोगी नेता जैसे CR दास भाग लेना चाह रहे थे चुनाव में, और उन लोगों ने भाग भी लिया। तो इसके लिए उन्होंने एक अपना दल बना लिया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने चुनाव में भाग भी लिया था। इसी प्रकार से 1939 में 1939 में एक बड़ा मतभेद पैदा हुआ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। हालांकि वह दुखद रूप में उस मतभेद का अंत हुआ, जिसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। सन 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में लगातार दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद अध्यक्ष निर्वाचित होने में सफल हुए थे। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कराया था। पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करते हुए सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। महात्मा गांधी को इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि पट्टाभी की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और महात्मा गांधी के विरोध और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंतर्गत महात्मा गांधी के समर्थकों के द्वारा महात्मा गांधी के कहने पर त्याग पत्र दे देने के कारण सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना असंभव हो गया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने विवश होकर के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया और जिसकी वजह से उनको कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जिस समय देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अक्सर परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है। तो छात्रों को याद रखना चाहिए
कि जिस समय देश को आज़ादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ये तो 1947 तक कांग्रेस की स्थिति थी। 1947 में जब देश को आज़ादी प्राप्त हो गई तो महात्मा गांधी का स्पष्ट रूप से मानना था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुई थी। तो कांग्रेस का वह उद्देश्य 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया। इसलिए अब कांग्रेस को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल महात्मा गांधी के जो राजनीतिक विचार थे उसके अंतर्गत वे दलगत राजनीति के कभी भी समर्थक नहीं रहे और वो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहते थे। और दलगत राजनीति से गुटबाजी बढ़ती है, जनता में विभेद उत्पन्न होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन ये सुझाव भी कुछ अव्यावहारिक था, क्योंकि भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही ब्रिटिश शासन के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया था। यदि कांग्रेस भंग हो जाती तो ब्रिटिश शासन के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किसको किया जाता। अब ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आगे चल कर के जो कांग्रेस थी आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक वह एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में बनी रही, क्योंकि जो अन्य राजनीतिक दल थे जो आज़ादी के पहले भी स्थापित हुए, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने 1920 में ही ताशकंद में कर दी थी, या 1925 में आकर के सत्यभक्त के द्वारा भारत में उसकी स्थापना की गई थी, या हिंदू महासभा जैसी पार्टी 1915 में स्थापित कर दी गई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वह 1906 में ही कर दी गई थी। तो पार्टियां तो थीं, लेकिन इन पार्टियों का महत्व और इनका जनाधार कांग्रेस के समक्ष देखा जाए तो बहुत कम था। मुस्लिम लीग ज़रूर अपने समुदाय के लोगों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय थी और विशेष रूप से जिन्ना के उसमें आ जाने के बाद और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर देने के बाद उसका जनाधार मुस्लिम संप्रदाय में काफ़ी व्यापक हो गया। लेकिन जो अन्य पार्टियां थीं उनको इतना व्यापक जनाधार प्राप्त नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस एक छत्र जनाधार वाली संस्था के रूप में बनी रही। लेकिन आगे चल कर के कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति का शिकार हुई। जो कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में स्थापित हुई थी वह केवल सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टी बनी। वहाँ तक भी गुंजाइश थी। इसका कारण ये था कि राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य ही होता है सत्ता को प्राप्त करना और शासन करना, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन एक इतने व्यापक राष्ट्रीय जनाधार वाले संगठन को केवल व्यक्ति केंद्रित और परिवार केंद्रित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह उस पार्टी के पतन का, उसके जनाधार के सीमित होने का और उस पार्टी के सैद्धांतिक अवमूल्यन का एक महत्वपूर्ण कारण होगा। और वही हम देखते आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने कौन ना बने, एक राजनीतिक दल के रूप में उस दल को लोकतांत्रिक रूप से इस बात को तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए और स्पष्ट रूप से बिना किसी पर्दे के खुले रूप में अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से ही हम देखते हैं
कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव विवादों में घिरा हुआ रहा है और ये अध्यक्ष यदि नेहरू परिवार और गांधी परिवार से अलग कोई व्यक्ति हुए तो उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कभी भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप में नहीं निभाई, बल्कि नेहरू गांधी परिवार के कहा जाए कि उनके इशारों पर काम करने वाले अध्यक्ष के रूप में उन लोगों ने काम किया। ऐसा मैं किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। इसके प्रमाण हैं, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में जब कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बड़ुआ थे, जब कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बड़ुआ थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। ये बयान अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस का अवमूल्यन किस सीमा तक हो गया और किस सीमा तक वो व्यक्ति केंद्रित हो गई थी। दरअसल आज़ादी के ठीक बाद ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी थे, तो जेबी कृपलानी का ये मानना था कि अध्यक्ष होने के नाते पंडित नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष से भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बना है तो उस पार्टी की वजह से बना है, पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है इसलिए वो बना है, अतः उसको पार्टी के अध्यक्ष को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये तर्क था कि नहीं, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो केवल पार्टी की वजह से नहीं बना है, बल्कि उसका व्यक्तित्व प्रधानमंत्री बनने लायक है, इस वजह से प्रधानमंत्री बना है। उनका कहना यह था कि केवल पार्टी की वजह से ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता तो हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता। तो ये पंडित नेहरू का तर्क था। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ही यदि नेहरू परिवार का ही कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है तो कांग्रेस के अध्यक्ष और सत्ताधारी प्रधानमंत्री के बीच में तनावपूर्ण संबंधों की शुरुआत हो गई थी। और आगे भी जब जब कांग्रेस अध्यक्ष का पद नेहरू गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ तो इस प्रकार के मतभेद हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिले। जैसा कि जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया उससे भी हमें स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण मिलते हैं। फिलहाल आज का हम व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, कांग्रेस के बारे में कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य हम और भी आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसका नाम सुझाया गया था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसके प्रथम अधिवेशन में ही इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन की जगह पर बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। इसी तरह से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले पूना में आयोजित होना प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने की वजह से इसका आयोजन स्थल बदलना पड़ा और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में या आज के मुंबई में संपन्न हुआ। इसी तरह से परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया था। और इसी तरह से 1911 में कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में ही जनगण मन जो आगे चल करके हमारा राष्ट्रगान बना, उसको कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था। इसी जनगण मन को आगे चल करके रवींद्रनाथ टैगोर ने
अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उसका शीर्षक रखा गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसी तरह से कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, और कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ऐसे ही कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने कि 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, चूँकि श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वह आयरिश थी, आयरलैंड की, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार से दादा भाई नौरोजी, जो कि ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में, दूसरी बार लाहौर अधिवेशन में 1893 में, और तीसरी बार 1906 में, जो अधिवेशन पुनः कलकत्ता में ही हुआ था। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। पहली बार लाहौर में 1929 में, और दूसरी बार 1936 में लखनऊ में, और तीसरी बार फैजपुर में 1937 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता लगातार 2 बार की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, और उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, जो मैंने बतलाया कि उनको बाद में त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा था। तो कांग्रेस के से संबंधित इन तथ्यों को भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और कह के हम आज के इस वीडियो व्याख्यान को समाप्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपनी ओर से भी सुझाव प्रस्तुत करें कि आप किन विषयों पर वीडियो लेक्चर चाहते हैं। आप भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य और समसामयिक विषय, इसके अतिरिक्त भी किन्हीं अन्य विषयों पर भी आप चाहें तो आप बताएं, उस पर आपको वीडियो व्याख्यान उपलब्ध होगा। हमारा उद्देश्य है कि केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मस्करेबाजी करके सब्सक्राइबर्स की संख्या को और व्यूज़ को न बढ़ाया जाए, बल्कि गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक स्तरीय चैनल और जो अपनी छवि है उस छवि के साथ बिना किसी प्रकार का समझौता किए आप सब तक अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास किया जाए और आप सबको लाभान्वित किया जाए। आप सब भी अपनी ओर से प्रयास करें कि ये उद्देश्य पूरा हो। यदि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप अधिक से अधिक उसको शेयर करें। यदि अच्छी लगती है तो केवल मेरे कहने से नहीं, और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, आप खुद उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।